नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू के अंदर वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जा रही बस पर भक्तों के ऊपर AK-47 से अनाधुंध फायरिंग की गई। 10 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग वो घायल हो गए। जो बस ड्राइवर संतुलन खो चुका क्योंकि गोली लग चुकी थी और वो बस खाई में गिरी। 30 लोग घायल हो गए। इसको लेकर राजनीति की जा रही है। देश में एक दुखद घटना होती है तो उस पर विपक्ष सरकार के साथ खड़े होने के बजाय खिंचाई करने की स्थिति में आ जाता है और वो ये भी भूल जाता है कि मोदी की सरकारों के पहले किस तरह से पूरे देश में बम ब्लास्ट होते थे। इस सब में दुख की बात तब होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के गठबंधन में साथ रही शिवसेना भी वो भाषा बोलती है कि जो उग्रवादी भाषा बोलते हैं, जो अलगाववादी भाषा बोलते हैं। संजय राउत ने मोदी जी पर सवाल उठाए और उन्होंने कह दिया कि धारा 370 हटने का कोई फायदा तो हुआ ही नहीं है। धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, वो कहते हैं कि ये तो हमले फिर भी हो रहे हैं। और उन्होंने सवाल उठाया कश्मीरी पंडितों को लेकर कि कश्मीरी पंडित अभी भी वापसी नहीं गए हैं। सवाल आपको मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार क्यों इस तरह की टारगेट किलिंग की जा रही है। ये भी एक टारगेट किलिंग ही है। किस तरह से अब हमले जो हैं कश्मीर के बजाय जम्मू में होने लगे हैं। किस तरह से डल लेक पर और कश्मीर में जो श्रीनगर के आसपास घूमने वाले या कश्मीर के किसी भी पर्यटक स्थल पर जाने वाले हैं, वहां गोलीबारी नहीं हो रही है, लेकिन अब वैष्णो देवी के जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर हमले किए जा रहे हैं। और विपक्षी पार्टी के नेताओं को स्क्रिप्ट लिख के दी जा रही है कि वो इस मुद्दे को उठाएं कि देखो जी, अब तो जम्मू रीजन में भी हमले हो रहे हैं। संजय राउत की बयानबाजी आप सुनेंगे, एक्स पर पोस्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वही भाषा बोली गई है जो पाकिस्तान के आतंकवादी और देश विरोधी नैरेटिव चलाने वाले चाहते हैं। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र ये है कि जो कश्मीर है वहां जिस तरह से शांति बहाल हुई है, एक दो इक्का दुक्का अगर हत्याओं की बात छोड़ दें, उनको छोड़कर जो बड़ी आतंकी घटनाएं हैं वो अब यदा कदा होती हैं। जनरली होने वाली घटनाएं थम गई हैं। आतंकवाद को जो बॉर्डर पार से आता था लगभग पूरी तरह उसको हमारे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। वहां जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों की नियुक्ति तैनाती की गई है, मैंने अपनी आंखों से देखी है किस तरह से कड़ी मेहनत वो करते हैं। गली मोहल्लों में श्रीनगर और उसके आसपास तो चप्पे चप्पे पर CRPF के जवान तैनात रहते हैं। और उसके कारण से आज जो कश्मीर में शांति हुई है, ये पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं चाहते कि ये जो कश्मीर में ये जो डेरा डाले हुए केंद्रीय सुरक्षा बल हैं ये रहें। उनको लगता है किसी तरह ये शिफ्ट हो जाएं और वो शिफ्ट हो जाएं, इनका ध्यान कश्मीर से हटकर जम्मू रीजन की तरफ चला जाए तो वो कश्मीर में फिर से अपनी एक्टिविटी चालू कर सकें। पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप चलाते हैं, चीन जो चाहता है कि कश्मीर में फिर से आतंकवादी एक्टिविटी हो, फिर से भारत विरोधी एक्टिविटी वहां चालू हो, उसको बहुत बड़ा झटका मोदी जी ने दिया है। 2014 के बाद से जिस तरह से आज कश्मीर में एक तंत्र खड़ा किया गया है, एक सूचना तंत्र खड़ा किया गया है। अगर कोई आतंकवादी कहीं किसी के घर में छिपा है और वहां वो कुछ घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है, वो सूचना आज शासन, प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों तक पहुंचती है और इसके कारण से कुछ ही घंटों में उसको निपटा दिया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकवादी ये चाहते हैं कि भाई कश्मीर पे उनका स्टैंड जो था कि कश्मीर में बहुत आतंकवाद है, कश्मीर के लोग अशांत हैं, कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं, कश्मीर में तो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं लोग, ये एजेंडा उसका अब नहीं चल पा रहा है। तो उसने एक चाल चली है कि अगर जो है कश्मीर के बजाय जम्मू रीजन में घटनाओं को अंजाम दिया जाए। पिछली बार आपने देखा केंद्रीय सुरक्षा बलों को घेर कर जो हमला किया गया था वो भी जम्मू रीजन में किया गया। अब ज़्यादातर हमले जम्मू रीजन में हो रहे हैं और उसके पीछे का मकसद ये है कि जो इंटेलिजेंस है हमारे देश की, जो केंद्रीय सुरक्षा फोर्सेस हैं, उनका ध्यान कश्मीर से हटकर जम्मू में आ जाए और कश्मीर में ये सोच लिया जाए कि वहाँ तो घटनाएं होती नहीं है और इसलिए क्या करो, वहाँ से ध्यान हटकर शिफ्ट इधर हो जाए। और इसीलिए वो चाहते ही हैं। दूसरी बात इसमें ये भी वो चाहते हैं कि अब वो ये देख रहे हैं क्योंकि जम्मू रीजन जो है वहाँ हिंदू ज़्यादा रहते हैं, हिंदू बहुल है, और वहाँ वो चाहते हैं कि जिस तरह से कश्मीर है उस कश्मीर में जो पर्यटन है वो पर्यटन पिछले साल लगभग
1,25,00,000 पर्यटक कश्मीर में घूमने के लिए गए। जम्मू वालों का ये दर्द भी रहता है कि ना तो सरकार ने उस तरह के वहाँ विकास किए, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, और वो इसलिए नहीं किया गया, लोग घूमने जाते ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? वैष्णो देवी एक तीर्थ है, लेकिन डेवलप करेंगे तो अनेक तीर्थ हैं। जम्मू रीजन में भी बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, लेकिन जब वहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छी सड़कें नहीं होंगी, एयरपोर्ट्स नहीं होंगे, वहाँ रेल नहीं होगी, लोग जाएंगे कैसे? और इसलिए जम्मू रीजन के बहुत सारे लोग इसकी मांग करते रहे हमेशा से। अब जब सरकार उस तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रही है, और इसमें यह भी बता दूं आपको, संजय राउत कह रहे हैं ना जिन कश्मीरी पंडितों की बात, कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पाए, उनके कैंप्स भी जम्मू रीजन में ही हैं। कुछ कांग्रेस के टाइम में बनाए गए थे, लेकिन वो इतने नाकाफी हैं कि वहां वो अभी भी बस ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है, और फिर वो वहां रह रहे हैं। अभी बाकी की संख्या वहां शिफ्ट होना बाकी है। तो कुल मिलाकर यह दहशत फैलाने का गेम जो चल रहा है, धारा 370 पर प्रहार करो, ये कोशिश करो बताने की कि धारा 370 तो बेकार हटाई, उसके हटाने से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। दूसरा इसके पीछे साजिश ये है कि जो पर्यटन है वो कश्मीर का बादस्तूर चलता रहे। गर्मी का सीजन चल रहा है, पीक सीजन है, तो वो चाहते हैं कि वहां तो कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये भी हिस्ट्री है कि कभी भी कश्मीर में आप देखेंगे जब आतंकवाद चरम पर था, उस समय भी कभी टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला नहीं किया है। एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति है कि जो कश्मीर का टूरिस्ट है, आप या मैं कोई भी जाए या विदेशी जाएं, वो होटलों में ठहरेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, जिस टैक्सी में घूमेंगे, वो कौन है? वो कश्मीर के रहने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं, 99.9%, और उसका फायदा उन्हीं को मिलता है। कोई अगर जम्मू रीजन का टैक्सी ड्राइवर वहां चला जाए, मेरी बात हुई है टैक्सी ड्राइवरों से, उन्होंने कहा कि हमको वहां टिकने नहीं दिया जाता। पूरा एक नेक्सस काम करता है, उनका पूरा एक मकड़ जाल है, उसमें किसी भी अन्य या तो हिंदू या तो जम्मू रीजन का कोई भी हो, उसकी एंट्री नहीं करने देते। गाड़ी का नंबर देख लिया, समझ लो उसकी आफत आ गई, उसको वापसी जाना ही पड़ेगा। ना वो रेस्टोरेंट खोल सकता है, ना वो होटल चला सकता है, ना वो टैक्सी चला सकता है, इवन वो पानी पूरी भी बेचता है तो भी गोली मार दी गई, पिछले दिनों आपने देखा। एक सोची समझी रणनीति है कि यहां पूरा अपना टूरिस्ट जो है, इस टूरिज्म पर, इस पूरा इंडस्ट्री पर, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, इस पर हमारा कब्जा रहा है। अब जैसे ही जम्मू रीजन है, वहां कुछ विकास की बातें हुई हैं, और सबसे बड़ा जो श्रद्धा का केंद्र हिंदुओं का है वो वैष्णो देवी माता है, और उस पर हर साल लाखों लोग हर साल जाते हैं। बस इसीलिए उसको टारगेट कर दो, दहशत फैला दो, और ऐसा दहशत फैला दो कि लोग वहां जाने से बचें। यही एक षड्यंत्र है, लेकिन इस षड्यंत्र में शिवसेना भी कूदेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। संजय राउत सवाल उठाएंगे मोदी पर। उनसे एक सवाल यह है कि जो कश्मीरी पंडितों की बात वो कर रहे हैं कि अभी तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं गए हैं, उनसे पहला सवाल यह है कि आप कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हैं। संजय राउत और उद्धव ठाकरे पूरे देश को जवाब दें कि जब वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में थे, उन्होंने कितनी बार कांग्रेस से यह पूछा कि 1990 में जब यह नरसंहार हुआ तो आप मौन क्यों थे? 1990 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए वापसी के लिए क्या किया? यह भी सवाल संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से पूछना चाहिए। लेकिन वो पूछेंगे नहीं, वो केवल कांग्रेस की दी गई स्क्रिप्ट को लिखेंगे, उसी स्क्रिप्ट को बोलेंगे, उसी नैरेटिव को चलाएंगे जो उन्हें कांग्रेस लिखकर देगी। और नैरेटिव ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद, धारा 370 हटाने के बाद कुछ बदलाव कश्मीर और जम्मू में नहीं आया है। हिंदुओं को भड़काने का काम करेंगे ताकि हिंदू मोदी के विरुद्ध हो जाए। जिस तरह से अयोध्या में इन्होंने किया है कि राम जी का मंदिर बन गया, उसके बावजूद भी राम मंदिर बनाने से क्या होगा, ये पूरी कांग्रेस कहती आई, और इसी में वो सुर में सुर बाकी पार्टियां मिलाती रही हैं। ये पूरा बड़ा एक नैरेटिव है, एक नेक्सस है, एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है, और मैं सभी को कहना चाहूंगा बड़े धैर्य से अपनी यात्राएं जारी रखें। सरकार को भी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने
केंद्र सरकार ने जितना ध्यान अभी तक कश्मीर पर दिया है कि वहां पर्यटक पहुंचे हैं करोड़ों की संख्या में, लोगों को होम टाउन एलटीसी देनी है तो कश्मीर भेज दो, सरकारी कर्मचारियों को जितनी एलटीसी दी गई वो वहां की दी गई। भाई इस तरह से अगर आपको होम टाउन एलटीसी में आपने नॉर्थ ईस्ट में लोगों को घुमा दिया और कश्मीर में लोगों को घुमा दिया, अंडमान निकोबार तक घुमा दिया, तो भाई जम्मू में भी आप लोगों के लिए टूरिज्म पैदा करें ताकि जो जम्मू के लोग हैं, कश्मीरी पंडित वहां निवास करते हैं, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हों और वो आर्थिक रूप से मजबूत हों, सरकार उनसे जुड़े और मेरे जैसा आम नागरिक भी देश का उनसे जुड़े, हम उन तक पहुंचें, उनको जानें। मैं चाहता हूं कि जो कश्मीरी हिंदू विस्थापित 1990 में हुए हैं उनको प्राथमिकता सरकारी नौकरियों में दी जाए। अब वो विस्थापित हुए के तो बच्चे भी बड़े हो गए, उनको रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। और केंद्र सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हो सकता है कि कोई सरकारी प्लॉट काटे जा रहे हैं, दुकान बनाई जा रही है, मार्केट बनाई जा रही है, कश्मीरी पंडितों के परिवारों को कम से कम मार्केट में और भी नहीं तो उनको कुछ रियायत करके 50% की उनको दुकानें मुहैया कराई जाएं, स्वरोजगार के साधन उनको उपलब्ध कराए जाएं। सरकार जब तक उनको सबल नहीं बनाएगी वो तब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अपने घरों को वापसी नहीं जा पा रहे हैं, जम्मू में उन्होंने अपना घर बनाया है और वहां भी उनको शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। मेरे जैसे लोग कई बार भाषण दे देते हैं कि साहब एक रिवॉल्वर क्यों नहीं खरीद लेते, अपनी सुरक्षा में ये क्यों नहीं कर लेते, वो क्यों नहीं कर लेते। करेंगे कैसे, जेब में पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा कि पर्यटक का जो क्षेत्र है इसमें अब जम्मू रीजन में भी ये एक तरह से विकास का काम हो और वहां भी लोगों को उपलब्धता बढ़े, लोगों को घूमने का अवसर मिले, उसका प्रचार प्रसार बाकायदा सरकार की तरफ से होना चाहिए ताकि आम नागरिक भी देख सके कि जम्मू कैसा है। तो कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं तो जम्मू में भी स्वर्ग जैसी बहुत सारी जगहें, उनको डेवलप किया जाए। सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है और उनको मजबूत करने की आवश्यकता है जैसे कश्मीर को मजबूत किया। आप में से जो दर्शक जम्मू के रहने वाले हों, जम्मू रीजन के रहने वाले हों, जरूर अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।